किसान भाइयों नमस्कार। लीजिए एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के सामने लेकर आप सभी का जाना पहचाना कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि दर्शन में आज हम बात करने वाले हैं जौ की उन्नत खेती को लेकर, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे आज के इस विषय की विशेषज्ञ। आपसे जाने आज के इस विषय पर, उससे पहले अपने तमाम किसान साथियों को हम बताना चाहते हैं कि आज का हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप भी अगर हमारे विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई नई जानकारी चाहते हैं या कोई समस्या आपको जौ की खेती से संबंधित है, तो हमारे विषय विशेषज्ञ से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स आप सभी के जाने पहचाने, फिर भी आपको बता दें 2800-177। दूसरा नंबर हमारा है 2800-178, और शिमला से बाहर के जितने भी हमारे दर्शक हैं वो 0177 हमारा STD कोड डायल करके ये नंबर डायल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। डॉक्टर पटियाल, सबसे पहले जानना चाहते हैं, जब जौ की खेती की बात कर रहे हैं तो जानना चाहते हैं कि भारत की अगर बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जौ की खेती की बात करें तो कहाँ कहाँ पर और कब से लेकर इसकी खेती की जाती है? आशा जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जौ की जो खेती है वो काफ़ी सदियों से करते आ रहे हैं। मतलब जब हम अपने ग्रंथों को देखते हैं तो करीबन 10,000 वर्षों से भी अधिक पहले इसकी खेती की जाती थी जी। और स्पेसिफिकली अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसकी खेती जो है लगभग 0.65 मिलियन हेक्टेयर भूमि में ही होती है, और जिसमें इसकी उत्पादन जो है वो 1.65 मिलियन टन है। अगर हम भारत में इसकी उत्पादकता की बात कहें तो उसकी उत्पादकता लगभग 28 क्विंटल पर हेक्टेयर की है। और अगर हम भारत में राज्यों की बात पे जाते हैं कि कौन से राज्य में इसकी खेती अधिक होती है, जी। तो उत्तर प्रदेश को हम देखते हैं, राजस्थान को देखते हैं, पंजाब को देखते हैं, हरियाणा को देखते हैं। ये मुख्य राज्य हैं जहाँ पर जौ की खेती की जाती है। जी। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, तो इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये मेन जो स्टेट्स हैं जिसमें जौ की खेती किसान भाई करते हैं। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रदेश है वो पूरी तरह से उपयुक्त है जौ की खेती के लिए, और किसान भी बड़ी संख्या में इसकी खेती करते आए हैं। तो अब आपसे जानना चाहते हैं कि वैसे तो अमूमन जो आम हैं, आम लोग हैं, आम जन हैं, उनको मालूम होता है कि उनकी सेहत के लिए कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है, और जौ को भी जहाँ तक हम समझते हैं, जानते हैं, जौ को हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा आहार अनाज माना जाता है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि अगर मानव जीवन की हम बात करते हैं तो इसका क्या महत्व है आम मानव जीवन में? ये जो आपने प्रश्न पूछा ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा खेती में अलग अलग प्रौद्योगिकियाँ आई हैं, उसमें जौ कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, क्योंकि लोगों को इसका इतना ज़्यादा महत्व पता नहीं है। पर जैसे कि अगर हम जौ को देखते हैं तो ये हमारा इसमें जो काफ़ी प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स और रेशा काफ़ी होता है। तो इसमें जो एक घुलनशील रेशा है बीटा ग्लूकेन जो है वो बहुत ही अच्छा रेशा है, जो आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है और शुगर है उसकी मात्रा को नियंत्रण रखता है। तो जिसको शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो अगर जौ को ले तो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूरिक एसिड की या यूरिन रिलेटेड मूत्र आदि रोगों की या फिर ब्लड प्रेशर की, इसके लिए भी जौ बहुत ही उपयोगी है। देखिए, प्राचीन समय में क्या होता था कि जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें जौ का जो है काफ़ी महत्व दिखाया गया है। हमारे ऋषि मुनि जो थे वो व्रतों में उसको खाते थे, हमारे हवन में उसको यूज़ किया जाता था। जी। और अब भी जब हम बात करते हैं कि जैसे नवरात्रे आते हैं तो उसको लगाते जौ के जवारे, पूजादी में भी उसका प्रयोग किया जाता है। हाँ जी। तो जब वो लगाते हैं तो इसका मतलब है कि उसका एक बहुत ही अहम स्थान है, और कहा जाता है कि सृष्टि में सबसे पहला जो अन्न था वो जौ ही था जो आया था, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। और इसमें अनेक अब जो बात चलती है कि जौ में जो है एंटी कैंसरस भी प्रॉपर्टीज हैं, तो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जी, बहुत सारी बातें बड़े विस्तार से आपने बताई, और हम समझते हैं कि अगर हमारे किसान साथी या इस समय जो भी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं
अगर उनको इसके विषय में जानकारी ना हो तो आज ज़रूर उनको ये जानकारी मिल गई होगी। जैसे हम दूसरे अनाजों का इस्तेमाल करते हैं, हम गेहूं का या चावल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे हम जौ का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जबकि जौ हमारी सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो धीरे धीरे जानकारी आगे बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है और जौ का उपयोग भी आमजन अपने जीवन में कर रहे हैं। लेकिन ये तो बात हुई मानव जीवन की कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं किसानों की। किसान तो उसी चीज़ को पैदा करेगा, उगाएगा जिसका उसको भी लाभ हो। हालांकि लाभ तो होगा ही जब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी आपसे जानना चाहते हैं कि कितना लाभ और कितना फायदा उसको है जौ की खेती से। देखिए, जौ की खेती जैसे कि हमारे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो सभी को अब पता चली गया इस कार्यक्रम के माध्यम से। जी, जी, जी। पर अगर किसान सोचे कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं, उस हिसाब से देखें तो जौ की खेती में जो खर्च है वो बहुत कम है। अगर वो गेहूं और जौ की खेती का देखता है तो जौ में अगर वो खेती करेगा तो बहुत कम उसको खर्च लगेगा उसकी खेती में, और मुनाफा जिसके अनुसार मुनाफा उसको ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे कि अगर फर्टिलाइजर्स हैं या इसकी जौ की जो है वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। जी, जी। तो जब सूखा आता है तो जौ एक बहुत ही अच्छी फसल है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पिछले सीजन में जब गेहूं लगा तो बारिश बहुत कम हुई और लोगों ने कभी कहीं कहीं वो लगाया भी नहीं। तो किसान भाई ऐसा कर सकते हैं कि जहां वो गेहूं नहीं लगा सकते हैं वहां पे वो जौ लगा दे, क्योंकि जौ तो दिसंबर तक भी लग जाता है और ये कम पानी की फसल है, तो किसान भाई इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी बात, हम बोलते हैं कि पर्यावरण बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, तो इसके लिए हमें जो फसल चाहिए, तो जौ से अच्छी फसल अभी जो अध्ययन में आ रहा है तो ये सबसे अच्छी फसल मानी जा रही है। और दूसरी बात हम करते हैं कि हम बोलते हैं कि हमें अपने फसल में विविधीकरण चाहिए, मतलब अलग अलग फसलें लगानी हैं ताकि एक ना हो तो दूसरी से आ जाए। तो विविधीकरण के लिए जौ से अच्छी फसल है ही नहीं, क्योंकि इससे आपको जानवरों के लिए चारा भी मिलेगा और खाने के लिए दाने भी मिलेंगे। तो किसान भाई इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अपने खेतों पे लगा सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा ड्राइनेस रहती है और मिट्टी भी रूखी रहती है या बारिशें कम होती हैं। वहाँ पर गेहूँ या दूसरी फसलें अगर वो नहीं ले सकते किसान भाई, तो भी वो अपनी ज़मीन को बंजर होने से बचाने के लिए जौ की खेती कर सकते हैं और इससे उनको दोहरा मुनाफा होगा, क्योंकि मेहनत भी कम लगेगी और उनको उत्पाद भी मिलेगा। अब आपसे जानना चाहते हैं कि जौ के कितने प्रकार रहते हैं, क्या इसकी भी कुछ किस्में रहती हैं, अलग अलग प्रजातियां रहती हैं, कुछ इसके बारे में बताएं। मतलब जो किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कौन सी किस्में लगाएं और उसकी जानकारी भी उनको बहुत होनी चाहिए। लगभग मतलब क्या वो यूज़ करना चाहता है, क्या उसको एंड चाहिए है, उसके लिए वो अलग अलग किस्में यूज़ कर सकता है। जी। तो अगर हम जौ को देखते हैं तो बेसिकली ये 3 तरह से हम विभाजित करते हैं। पहले तो जब खेतों में लगा होता है तो वो जब हम उसको देखते हैं तो वो या तो उसमें 2 पंक्ति वाले जौ होते हैं या 6 पंक्ति वाले, मतलब जौ जो दिखते हैं। तो 2 पंक्ति वाले जौ जो होता है वो जो मॉल्ट हैं, बियर्ड्स हैं, उसके लिए उपयुक्त होता है। और 6 पंक्ति वाला जो है वो दानों के लिए या फिर चारे के लिए यूज़ होता है। जी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जौ जो है एक और विभाजन हम कर सकते हैं कि जौ बेसिकली जो लोग देखते हैं उसमें क्या रहता है कि छिलके वाला जौ देखते हैं, लेकिन कुछ जौ ऐसा भी होता है जो बिना छिलके के होता है, जिसको हम नग्न जौ बोलते हैं या नंगी जौ बोलते हैं। उसमें छिलका बड़ी आसानी से निकल जाता है। जी। तो मैं जो आपको बात कर रही थी कि स्वस्थ वर्धक जौ जो है, तो इसके लिए ये जौ बहुत ही उपयोगी है, बिना छिलके के जौ। जी। मतलब किसान भाई क्या कर सकते हैं कि अपना आटा लिया, उसमें थोड़ा सा 10% ये बिना छिलके के जौ लिया और उसको यूज़ कर सकते हैं आटे में। उनको कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिना छिलके की जौ उसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जौ एक और तरह से हम विभाजित करते हैं कि कुछ लोग जो हैं सिर्फ दाने ही चाहिए, उनको ग्रेन्स चाहिए हैं जिससे मॉल्टिंग में आएंगे काम, या फिर बियर में आएंगे, है ना, अलग अलग उत्पादों के लिए। या फिर कुछ लोग के जानवर होते हैं तो वो चाहते हैं कि हमें जानवरों के लिए चारा भी मिल जाए और दाने भी मिल जाए, दोनों। तो इस तरह से हम इसको विभाजित करते हैं, दाने वाला जौ और द्विउपयोगी जौ। तो ये बेसिक इनकी क्लासिफिकेशन है जौ की। ये तो आपने बताई अमूमन बात
कि कितने प्रकार का जौ रहता है। आपने जैसे बताया कि छिलका रहित है, या जो आपने बताया कि 2 तरह की लेयर दिखाई देती है या 5-6 लेयर्स दिखाई देती हैं, कुछ दाने वाला होता है, कुछ चारे के लिए होता है। लेकिन अगर हम आपके संस्थान की बात करते हैं जहाँ पर अनुसंधान किए जाते हैं, शोध किए जाते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी प्रजातियों पर शोध किए जाते हैं, और अगर हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो आप कौन सी किस्म को कहेंगे कि वो उत्तम किस्म है? जी, जो हमारा ये संस्थान है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र शिमला में है। और इसका जो ये जौ वाला हिस्सा है, मतलब जो खाद्यान्न जो फसलें हैं वो टूटीकंडी में स्थित है, जिसमें जौ और गेहूं में हम अध्ययन करते हैं जी। तो जब हमारे संस्थान में इस क्षेत्र के लिए लगभग 8 जौ की किस्में और 4 जेनेटिक स्टॉक जो हैं, जो अलग अलग बीमारियों से जो रेजिस्टेंट है, प्रतिरोधक है, वो हुए हैं तैयार। इसमें हम सबसे पहले जो रिसेंट मैं आपसे बात करूंगी, जो किसान भाई ले सकते हैं और जो बहुत जिनकी ईल्ड बहुत ज़्यादा है, वो है हमारे पास। जैसे हम बात करेंगे कि हमारे पास जो ये है BHS 380 है हमारे संस्थान द्वारा, ये 400 है, BHS 400 है, ये जो दाने वाला है। और अभी तक जो नर्दर्न हिल्स, जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यील्डिंग इसी की है। 32 क्विंटल पर हेक्टेयर की इसकी पैदावार किसान भाई ले सकते हैं जी। इसके अलावा जो मैं आपसे बात कर रही थी कि बिना छिलके के जो है, तो अगर हम बात करें बिना छिलके के, तो हमारे पास ये BHS 352 की बात करते हैं। हम इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आप देखिए कि इसमें छिलका जो नहीं है, ये बिल्कुल गेहूं की तरह है, तो आप इसको गेहूं की तरह यूज कर सकते हैं। मैं आपसे कहने ही वाली थी कि ये आकार में और शक्ल में कुछ गेहूं की तरह दिखाई देता है। बिल्कुल, आप इन दोनों को आप देख सकते हैं कि गेहूं की तरह है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और तीसरी जो बात जो किस्में आपको बताऊंगी, जो मैं बोल रही थी कि द्विउपयोगी, कि किसान भाई बहनों ने जो है जानवर पाले हुए हैं, तो उसके लिए उनको चारा चाहिए है, तो ये जो हमारी BHS 380 है उसको ले सकते हैं जी। इसी के बारे में हम आपसे कुछ विस्तार में जानकारी चाहते हैं कि BHS 380 यानी द्विउपयोगी जौ की आपने बात की, तो ये किस तरह से महत्वपूर्ण है और इसकी पैदावार कैसे कैसे हमारे किसान साथी ले सकते हैं, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। जी, ये जो BHS 380 है द्विउपयोगी, मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2 उपयोग, एक चारे के लिए और दूसरा दाने के लिए जी। तो BHS 300 को आप पूसा लोसर के नाम से भी जानते हैं। अगर वैसे इसका दूसरा नाम जो है पूसा लोसर, पूसा क्योंकि हमारा अनुसंधान क्षेत्र है, तो जो नई दिल्ली पे है जो हमारा संस्थान है, उसके नाम से हमारी किस्में आती हैं, पूसा लोसर, पूसा बेकर, ऐसे अलग अलग किस्में हैं। तो ये पूसा लोसर है। तो इसको जब किसान भाई लगाते हैं और जब 70 से 75 दिन हो जाते हैं जब लगाई हुई, या फिर जब इतनी बड़ी हो जाए, या फिर पहली गांठ, तीन चीज़ों में वो देख सकता है। जब ये स्टेज आ जाए तो वो उसे काट लेंगे। काटने के बाद वो हरा चारा जानवरों को दे सकता है। तो इसका जो हरा चारा है वो 60 क्विंटल पर हेक्टेयर है, जो हरा चारा ये देती है। उसके बाद ये खुद ग्रो होती उगेगी और उससे दाने मिलेंगे। दाने भी इसमें 21 क्विंटल पर हेक्टेयर की पैदावार आपको किसान भाई ले सकते हैं आराम से। आप कह रहे हैं कि काटने के बाद भी ये उगेगी, तो हरा चारा भी आ गया और इससे अनाज भी प्राप्त हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही उपयोगी है हमारे किसान साथियों के लिए, जो चाहते हैं कि वो पशुधन भी उन्होंने साथ में रखा है। पशुपालन के लिए भी हमारे किसान साथियों के पास बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो चारे से संबंधित, तो वो चारा भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ दाना जो पशुओं के लिए भी आहार में इस्तेमाल में लाया जाता है, और अपने लिए भी जौ का इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे भी सर्दियों में आपको पता है कि हरे चारे की तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम अगर किसान भाई जौ को उगाएंगे तो उनकी चारे की जो जानवरों को देना है वो समस्या भी पूरी हो जाएगी जी। अब आपसे जानना चाहते हैं, अभी हमने बात की द्विउपयोगी जौ की, अब आपसे जानना चाहते हैं कि जो छिलका रहित जौ है उसका क्या महत्व रहता है और उसकी पैदावार कैसे किसान साथी ले सकते हैं। जी, जो हमारे संस्थान द्वारा छिलका रहित जौ है वो BHS 352 है, जिसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि इसका छिलका जो है बिना छिलके के है ये, तो किसान भाई जो जब भी गेहूँ लगाएं साथ में इसको ज़रूर लगाएं, ताकि जब वो कंज्यूम करे गेहूं को तो इसका कुछ अंश डाल दें।
लगभग जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जौ जो है वो 70% जो है वो मेनली जो है फॉडर में यूज़ होता है, और 20% जो है वो जाता है ब्रूअरी में जाता है, मॉल्ट वगैरह में। जी। लेकिन सिर्फ 5% जो है वो कंज्यूम होता है जो इंसान एज अ कंजप्शन के लिए, तो ये क्वांटिटी बहुत ही कम है। जी। और अनुसंधान से ये भी पता चला है कि अगर आप 30% भी अगर जौ को लेते हैं गेहूं के इसमें आटे में, तो गेहूं की चपातियाँ पौष्टिक रहती हैं और चपातियों के उसमें कोई नुकसान नहीं रहता मतलब। जी। तो किसान भाई इसको ले सकते हैं, और जो BHS 352 की पैदावार जो है वो लगभग 22 क्विंटल पर हेक्टर है, और बड़ी आसानी से इसको उगाया जा सकता है। जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई, जिससे अभी तक हम आमजन भी और किसान भी अनभिज्ञ थे। और जैसे आपने बताया कि जो छिलका रहित जौ है उसको गेहूं के बीच में, गेहूं के साथ में उसकी पैदावार ली जा सकती है, जिससे हमें उसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गेहूं को अकेले हम एज अ डाइट नहीं लेंगे, जौ भी उसके साथ साथ हमारे भोजन में शामिल हो जाएगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा ही रहेगा। अब आपसे जानना चाहते हैं, हम तीसरे जौ के बारे में भी बात कर लें, जो आपने BHS 400 की बात की कि वो किस तरह का है। क्या वो पुराना जो पारंपरिक तरीके से हम जौ उगाते रहे हैं, क्या वो वही है या उसमें भी कुछ अलग है, भिन्नता है? जी, ये जो BHS 400 है इसको हम पूसा शीतल के नाम से करते हैं। शीतल इसलिए कि जौ हमेशा ठंडक देता है, तो शीतल इसलिए इसका नाम रखा गया है। ये जो है आज तक नॉर्दर्न हिल में जो भी वेराइटीज़ हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी वेराइटीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली ये BHS जो ये है 400 है जी, जो मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये BHS 400 है, और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में ये सबसे अधिक पैदावार देने वाली जो किस्म है, ये 32 क्विंटल पर हेक्टेयर के दाने आपको दे सकती है जी। और इस किस्म की ये खासियत है कि हाई यील्डिंग तो है ये, लेकिन इसमें जो हम बीमारी बात करते हैं, पीला रतुआ जो है, जो रोग बहुत ज़्यादा आता है, उससे भी ये प्रतिरोधी है। तो किसान भाइयों को ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको कोई केमिकल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, तो उनका वो कॉस्ट भी सेव हो जाता है। इसलिए इस किस्म को किसान भाई दाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने इन सभी के माध्यम से हमें दी कि ये 3 किस्में हैं जो बहुत ही अच्छी रहती हैं और उत्पादन के लिए भी अच्छी है, किसानों के लिए भी अच्छी है और आम जन के लिए भी अच्छी है। अब आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हमारा जो किसान है उसके पास जौ का बीज नहीं है या अभी वो जौ की खेती के बारे में सोच रहा है, तो बीज कहाँ से वो प्राप्त कर सकता है? और दूसरे, अगर आपके माध्यम से ही उनको जौ के बीज पहुँचाने हो तो कैसे आप पहुँचाते हैं? ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने बहुत अच्छे से इसको पूछा है। और किसान भाई इसके लिए हमेशा जब भी हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमसे यही प्रश्न पूछते हैं कि आप बता तो रहे हैं, पर हमें बताइए कि ये बीज कहाँ से मिलेगा। तो देखिए ये जो किस्में हैं अब ये हमारे संस्थान के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन अब ये हमारे जो एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, पालमपुर की यूनिवर्सिटी है, या फिर जो कृषि विभाग हैं हमारे, जो ADOs हैं, AEOs को, उनको आप रिक्वेजिशन दे सकते हैं कि हमें ये किस्म चाहिए, और फिर वो आपको आपके वहाँ देंगे। जो कृषि विभाग के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, वो आपको सिर्फ रिक्वेजिशन देनी है उनको, तो वो मतलब उसको आपको सप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका बीज अब आ चुका है ना। इसके अलावा किसान भाई हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा संस्थान है वहाँ आके हमसे कांटेक्ट करें या फिर फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो आप बात कर रहे हैं कि हम उनको कैसे करते हैं, जी हम हर साल किसानों के खुद मतलब अपना बीज लेके किसानों के जो खेतों में वो लगाते हैं। और हमारे बेसिकली क्या होता है कि फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, वो आते हैं और हम लगभग मतलब काफ़ी एरिया जो है, एक पूरा गांव कवर
करते हैं ताकि वो वैरायटी उस गांव में फैल जाए और अच्छी हो जाए। तो हम अपने स्तर पे भी उनको बीज देते हैं। अगर कोई 1-2 किलो लेना चाहता है तो उनको तो हम वैसे ही दे देते हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। लेकिन जैसे आपने बताया हमें, और हमारे किसान साथी भी शायद से, जैसे कि अभी अभी मुझे ये जानकारी मिली कि छिलका रहित जौ जो है उसके क्या उसकी क्या महत्वता है, या द्विउपयोगी जौ है उसकी क्या महत्वता है। तो हो सकता है कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे भी हों जिनको इसके बारे में जानकारी ना हो, क्योंकि अभी अभी इस पर शोध हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो अगर हमारे किसान साथी ये बीज इसका लेना चाहते हैं तो वो इस अनुसंधान से, जो कि टूटी कंडी में चल रहा है, वहाँ से भी ले सकते हैं। और जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि इसके लिए रिक्वेजिशन भी वो दे सकते हैं ताकि आपको जॉब का जो बीज है वो प्राप्त हो सके। अब आपसे जानना चाहते हैं कि वैसे तो हमारे किसान साथियों को इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम होता है, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि उत्तम समय, सही समय क्या रहता है जौ की खेती करने का या उसके बीज को रोपने का। जी, जौ जो है वो सर्दियों की फसल है, मतलब ये रबी सीजन में उगाई जाएगी। तो रबी सीजन जब जौ बेसिकली लगता है नवंबर 1 प्रथम सप्ताह से 1 से 15 नवंबर तक आप जौ लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी अगर फसल खड़ी है, वो खाली नहीं होता है खेत, तो किसान भाई दिसंबर तक भी जौ को लगा सकते हैं। पर जो यील्ड है वो रिडक्शन कम हो जाती है, क्योंकि जितना टाइम के बाद लगाएंगे वो तो उसकी पैदावार, नेचुरल सी बात है कि उसको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि वो उतनी फूले फले, तो यील्ड में थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन नवंबर के प्रथम सप्ताह में किसान भाई लगाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। जी, आपने बताया जैसे हम किसी भी फसल की बात करते हैं, किसी भी अनाज की बात करते हैं, किसी खाद्यान्न की बात करते हैं या दूसरी सब्जियों की बात करते हैं, तो उसमें सिंचाई का बड़ा महत्व रहता है। लेकिन पहले ही हम बात कर चुके हैं कि जौ एक ऐसी फसल है जो कि रूखी मिट्टी में भी, कम बारिश में भी चल जाती है। लेकिन आपकी दृष्टि से क्या है, क्या सिंचाई करने की इसमें ज़रूरत रहती है या कितनी कम? देखिए, कहते हैं कि आप खा तो रहे हैं, ठीक है, पी भी रहे हैं, लेकिन आप कैसा खाते हैं और कब खाते हैं, कब पीते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जी। यही पौधों के लिए कि पौधे मिट्टी से सब कुछ लेंगे, न्यूट्रिएंट भी लेंगे, पानी भी लेंगे, लेकिन कितना लेंगे, कब लेंगे, ताकि उनकी पैदावार अच्छी हो, वो बहुत अहम है। इसके लिए पानी की जो आप बात कर रहे हैं कि इसको पानी, जब ये सोइंग होती है उस टाइम नमी हो खेतों में तो ये अच्छे से हो जाता है। फिर बारिश आए तो इसमें पानी लगता रहता है, तो इसमें ज़्यादा मतलब पानी देने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी अगर इसकी हमें बहुत अच्छी पैदावार और जो नॉर्मल जो इसकी पैदावार हो तो हम सजेस्ट करते हैं कि जब 20 या 25 दिन, सोइंग के 20 या 25 दिन, जिसको हम बोलते हैं कि जब चंदेरी जड़ें जो होती हैं वो आती हैं, तो तब इसको एक इरिगेशन दे दें तो बहुत अच्छा रहता है। अगर किसान भाई लार्ज स्केल में, जैसे हम बोलते हैं कि आजकल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, औद्योगिकी का ज़माना है, और जो अपनी जॉब को वो अगर वो जैसे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको देना चाहते हैं तो उनके दाने अच्छे होने चाहिए। तो इसके लिए उनको इरिगेशन उनको टाइम टाइम से देनी पड़ेगी। एक तो मैंने आपको पहले इरिगेशन बता दी, अगर वो दूसरी इरिगेशन 2 इरिगेशन दे सकता है, 2 सिंचाइयाँ दे सकता है, तो दूसरी जो देनी है जब बालियों में दाने आते हैं उस टाइम, क्योंकि दाने अच्छे होंगे तभी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये 2 तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेजेस हैं जिसमें किसान भाई अगर हो सकता है और अगर वो मतलब उसका ट्रेड करना चाहता है सीड्स का, तो वो अच्छा निकले, इसलिए उसको वो देने चाहिए। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे किसान साथी जौ को इस तरह से ले लेते हैं कि ये एक साधारण सी फसल है, तो इसकी तरफ हम नज़रअंदाजी कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसका बाजारीकरण करना चाहते हैं, इसको बेचना चाहते हैं, अच्छा दाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, आपको इसकी सिंचाई का भी वक्त वक्त पर ख्याल रखना होगा। अब आपसे जानना चाहते हैं, बातों बातों में हमने जाना था आपसे कि पीला रतुआ करके कोई रोग लगता है जौ में, तो कितनी तरह के ऐसे रोग होते हैं, कैसे कैसे हम उनसे बचा सकते हैं अपनी फसल को? देखिए, जौ में काफ़ी रोग आते हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो रतुआ रोग वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसको हम रस्ट भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास पाउडरी मिल्ड्यू है, जिसको चूनी फफूंद की नाम
नाम से जाना जाता है। हमारे पास जो जौ में जो आते हैं रोग, वो लूज स्मट है, कवर्ड स्मट है, तो ये काफ़ी जो बीमारियां इसमें आती रहती हैं। पर जो मेन जो बीमारी है जो है वो है रतुआ रोग। और अगर हम हमारे उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों के राज्यों की बात करें तो रतुए में भी जो है वो पीला रतुआ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये काफ़ी हमारा जो हिमाचल का और पर्वतीय क्षेत्रों का वातावरण ऐसा रहता है कि ठंडा रहता है और थोड़ा सा नमी रहती है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा, पनपने के लिए बहुत अच्छा मौसम मिल जाता है। तो अगर हमारी किस्में जो हैं वो ससेप्टेबल होंगी तो उसको वो वातावरण मिल जाएगा, तो हमारी ईल्ड में रिडक्शन ज़रूर होगा जी। तो पीले रतुआ जो है किसान भाई ऐसे देख सकते हैं कि जब भी पौधा जब भी जैसे पीला रतुआ अगर खेतों में आया है तो वो पीली धारियाँ देगा पत्तों में, या फिर दानों में भी वो धारियाँ आ सकती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि किसान भाई मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारे ना यहाँ पीला रतुआ आ गया है और क्या करें। तो सबसे पहले तो मैं उनसे फ़ोटो मांगती हूँ कि हाँ मुझे दिखाइए पीला रतुआ है। तो काफ़ी बार ये होता है कि वो पीला रतुआ होता नहीं, वो पीला पड़ गया होता है, या तो पाले से पड़ गया होता है या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से हो जाता है। तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप उसको टच कीजिए, जो पत्तों को टच कीजिए, और अगर उसका पाउडर आपके हाथों में लग रहा है तभी वो पीला रतुआ है, अगर अदरवाइज वो किसी और चीज़ को ही पीला रतुआ कह देते हैं। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर मधु बुटियाल आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें दी, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। किसान साथी, उम्मीद करते हैं कि आज जो विषय जौ की उन्नत खेती आपके लिए हम लेकर आए थे, उससे संबंधित विस्तार से जानकारी हमने आपको मुहैया करवाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी से आपको अच्छा खासा लाभ होगा और इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छी फसल भी प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, शुभ संध्या।